नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए पुनः जीएस जीके और करंट अफेयर से संबंधित जो है प्रश्नों की 50 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के उपलब्ध हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आइए चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। लेकिन प्रश्न नंबर 1 की ओर बढ़ने से पहले आप सभी लोग जिन भाई बहनों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को आप प्रेस कर दें। और जाने से पहले जो आप एक लाइक कर दीजिएगा और एक शेयर कर दीजिए ताकि ये हमारी वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो जो हमारे जितने भी प्रश्न हैं ये हर प्रकार के परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं जो सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण उपयोगी है। आइए चलते प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 किसी पे आ चुका है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी दीजिएगा। निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो बताइए किस में होते हैं? गेहूँ, चना, धान या सरसों? तो किस में होते हैं? तो धान में होते हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, अधोलिखित कथनों का जो है आप चयन करें। ठीक है, तो इसमें जो है इसमें कभी कभी जो सामान्य जुकाम जो होता है किस वायरस के कारण होता है? जो सभी को नॉर्मल जुकाम हो जाता है तो उसको एडिनो वायरस के कारण जो होता है। ठीक है, एडिनो वायरस उसका कारण होता है। जो ज़्यादातर सभी को मौसम जो है बदलता रहता है तो उसमें सबको जुकाम हो जाता है तो किसके कारण होता है? तो एडिनो वायरस के कारण। ठीक है, जबकि एड्स जो है एड्स रोट्रो वायरस के कारण होता है। ठीक है, एड्स किसके कारण होता है? तो रेट्रो वायरस के कारण होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा किसके कारण होता है? रेट्रो वायरस के कारण होता है। कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। ठीक है, सभी जीवाणु नहीं, कुछ जीवाणु जो है अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। ठीक है, लेग हीमोग्लोबिन जो है लेम्यूम मूल ग्रंथियों में पाई जाती है। अगर आपसे पूछे कि लेग हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती है तो लेम्यूम मूल ग्रंथियों में पाई जाती है। ठीक है, नर पुरुष और स्त्री पुरुष दोनों को जन्म देने वाला पादप क्या कहलाता है? द्विलिंगी है, अर्थात उभयलिंगी पादप कहलाता है। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न में पूछे नर पुरुष और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप क्या कहलाता है? तो द्विलिंगी या उभयलिंग कहा जाता है। एजोला नीलहरित शैवाल एवं अल्फा अल्फा जैव उर्वरक के प्रयुक्त रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, एजोला जो होता है किस में प्रयुक्त किया जाता है? तो नील हरित शैवाल एवं अल्फा अल्फा जैव उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो एजोला का होता है। ठीक है, मलेरिया निदान हेतु आर टीथर नामक औषधि कवक से प्राप्त की जाती है। ठीक है, अगर आपसे पूछे मलेरिया निदान हेतु आर टीथर जो है नामक औषधि किससे प्राप्त की जाती है? तो कवक से प्राप्त की जाती है। ठीक है, अगर मलेरिया निदान हेतु किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो आर टीथर। ठीक है, यहाँ पे 2 प्रश्न हैं तो दोनों के उत्तर यहाँ पे दिए हैं आर टीथर। मैं आपको पुनः बताता हूँ, कभी कभी जो सामान्य जुकाम होता है उसको एडिनो वायरस के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण? एडिनो वायरस के। काफ़ी प्रश्न जो है ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। और जबकि एड्स जो है रेट्रो वायरस के कारण होता है। ठीक है, और इसका जो एड्स की जाँच जो होता है एलिसा, ठीक है, एलिसा नामक उसके द्वारा जो है इसको जांच किया जाता है। और कुछ जीवाणु जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं। और लेग हीमोग्लोबिन जो है लेम्यूम मूल ग्रंथि में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? लेम्यूम मूल ग्रंथि में पाई जाती है। क्या पाया जाता है? लेग हीमोग्लोबिन। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप क्या कहलाता है? द्विलिंगी अर्थात उभयलिंगी कहा जाता है। एजोला जो होता है नीली हरित शैवाल एवं अल्फा अल्फा जैव उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एजोला का किया जाता है। और मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नामक औषधि कवक से प्राप्त की जाती है। आप सभी लोग इसकी साथ ले चुके होंगे। आइए चलते आगे पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन एक जैविक उर्वरक है? बताइए, यूरिया, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, 2,4-D या एजोला? आप सभी लोग को पता होगा क्या है? तो एजोला है। ठीक है, अभी मैं पिछले प्रश्न बताया था नीलहरित शैवाल में किस जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो एजोला का किया जाता है। आइए चलते हैं प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4, समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? गंधक का, ब्रोमीन का, क्लोरीन का, आयोडीन का? तो किसका है? तो ये आयोडीन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत होता है, प्रमुख स्रोत होता है। ठीक है, समुद्री खरपतवार। आइए चलते हैं प्रश्न की। नेक्स्ट पे आ चुका है ईस्ट और मशरूम है, ये क्या है? शैवाल हैं, नग्न बीजी हैं या फफूंद हैं या गांठदार हैं? तो ये क्या है? ये फफूंद है। ठीक है, ऑप्शन सी इज ए राइट ऑप्शन। है चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, सूक्ष्म जीवाणु मतलब बैक्टीरिया जो देखा जा सकता है खाली आंख से के द्वारा, कंपाउंड खुर्दबीन के द्वारा, हेड लेंस के द्वारा, माफ़ी चाहूँगा, और इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन के द्वारा। किसके द्वारा देखा जा सकता है इसको? तो कंपाउंड खुर्दबीन के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। किसको? बैक्टीरिया को।
बैक्टीरिया किसके द्वारा देखा जा सकता है? तो कंपाउंड खुर्दबीन के द्वारा। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। अच्छा तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट स्क्रीन पे, निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? क्या है? लाइकेन का, साइनोजीवाणु, प्रोटोजोआ या डाइटम? तो क्या है? तो डाइटम है। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व किसके द्वारा? तो डाइटम के द्वारा। अच्छा तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर आ चुका है। किस फल का विकास किस फल का विकास जो है पुष्प क्रम में होता है? बताइए। सेब, अमरूद, अनानास, अंगूर? तो किसका होता है? तो अनानास का होता है। ऑप्शन सी इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, किसका? पुष्प क्रम में होता है। ठीक है, फल का विकास पुष्प क्रम में किसका होता है? तो अनानास का होता है। अच्छा तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, किस फल में असली तथा नकली फलों के गुण सम्मिलित होते हैं? बताइए। केला, बादाम, आम, काजू? तो किस में होते हैं? तो काजू में होता है। ऑप्शन डी इज अ राइट ऑप्शन। अच्छा तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10वां, पौधों के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? बताइए। बाह्य दल को, पखुंडी को, पुंकेसर को, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र को? तो किसे किया जाता है? तो पुंकेसर को। ठीक है, भाग जो पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो पुंकेसर को। ठीक है, आज जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न पे आ चुका है प्रश्न नंबर 11वां, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, ये कथन है, ये च नहीं, यहाँ पे थ कर लीजिएगा। ठीक है, कथन। ठीक है, कथनों से, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य पूछा है? ठीक है, आप इसको इंडिकेट कर लीजिएगा। असत्य है। इन फैक्ट 82 भारतीय नौसेना का तेज आक्रमण यान है। और ऑप्शन बी, कोई विषाणु पर्यावरण प्रदूषण कम नहीं कर सकता। और ऑप्शन सी, टाइफा एक कंप्यूटर विषाणु है। ऑप्शन डी, ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो बताइए इसमें से कौन सा असत्य है? तो असत्य ऑप्शन बी, कोई विषाणु जो पर्यावरण प्रदूषण कम नहीं कर सकता, ही गलत है। ठीक है, कई जो होते हैं पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में सहायक भी होते हैं। ठीक है, तो बाकी जो ऑप्शन ये आपके सब राइट है। चलते नेक्स्ट प्रश्न के प्रश्न नंबर 12वां, विश्व के किस देश से भारत फाल्कन रडार सिस्टम प्राप्त करेगा? बताइए। संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, रूस? तो कहाँ से प्राप्त करेगा? तो इजराइल से। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। कौन सा मिसाइल? तो फाल्कन रडार सिस्टम। ठीक है, कौन सा? फाल्कन रडार सिस्टम जो है। ठीक है, तो अच्छा नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13वां, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, यहाँ पे सही सुमेलित नहीं पूछा है, तो आप इसको इंडिकेट कर दिए। अर्जुन स्वदेश निर्मित प्रमुख युद्ध टैंक है। ऑप्शन बी, फाल्कन रूस द्वारा भारत को उपलब्ध कराई गई क्रूज मिसाइल है। ऑप्शन सी, सारस स्वदेश निर्मित नागरिक यात्री वायुयान है। ऑप्शन डी, ऑपरेशन सीबर्ड्स कारवाड़ में भारतीय नौसेना का नया अड्डा है। तो बताइए क्या इसमें गलत है? तो अभी पिछले प्रश्न में इसका आंसर बताया था। तो फाल्कन जो रडार है वो किसके द्वारा? रूस के नहीं, इजराइल के द्वारा जो है भारत को उपलब्ध कराई जाएगी क्रूज। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी जो है गलत है। बाकी ए भी सही है, सी भी सही है और ये भी है। अर्जुन जो है वह स्वदेश निर्मित एक प्रमुख युद्ध टैंक है। और सारस जो है स्वदेश निर्मित नागरिक यात्री वायुयान है। और ऑपरेशन सीबर्ड्स कारवाड़ में भारतीय नौसेना का नया अड्डा है। बिल्कुल सही है, लेकिन जो फाल्कन है रूस के द्वारा नहीं, किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा भारत को दिया जा रहा है। ठीक है, क्या? फाल्कन रडार। ठीक है, अभी देखिए पिछले प्रश्न में मैं आपको बताया था, ये रहा। ठीक है, तो फाल्कन रडार। तो आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो इसका ऑप्शन जो है बी जो है ये गलत होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने कौन सा लड़ाकू वायुयान उड़ाया था? बताइए। F-16, FI-30, जगुआर, सुखोई 30 MKI? तो बताइए किसको? तो ऑप्शन डी, सुखोई 30 MKI को जो है किसके द्वारा किसने उड़ाया था? तो पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने। ठीक है, ये एक लड़ाकू वायुयान है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, नवंबर 2006 में डीआरडीओ ने पृथ्वी 2 मिसाइल का प्रयोग कर सफलतापूर्वक अवरोधन परीक्षण किया था। और दूसरा है, पृथ्वी 2 एक थल से थल मिसाइल है और वह महानगरों पर हवाई हमलों के रक्षण के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है। तो बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक कथन, दो या एक दो दोनों? ना तो एक ना तो दो। तो इसमें सिर्फ एक सही है। आपका पहला कोड जो है सही है और दूसरा गलत है। ठीक है, यह नवंबर 2006 में, मतलब इसको आप इसकी तिथि लीजिए, 1 नवंबर 2006 में डीआरडीओ ने पृथ्वी 2 मिसाइल का प्रयोग कर सफलतापूर्वक अवरोधन परीक्षण किया था। ठीक है, आज चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आ चुका है प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2006 में भारत ने रॉकेट कार्यक्षेत्र में पूर्ण निम्न ताप अवस्था
का सफल परीक्षण किया था। ठीक है। और दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ही केवल एक ऐसा देश है जिसने रॉकेट कार्यक्षेत्र में निम्न ताप अवस्था के प्रयोग की क्षमता प्राप्त कर ली है। तो इसमें से कौन सा कूट सही है? केवल एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो इसमें केवल सिर्फ एक, इसमें भी एक ही सही है। पहला, वर्ष 2006 में भारत ने रॉकेट कार्यक्षेत्र में पूर्ण निम्न ताप अवस्था का पूर्ण सफलता परीक्षण किया था। ठीक है। और परंतु इसमें जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ही नहीं और भी देश है। ठीक है। तो ये आपका दूसरा जो है गलत है। छत्तीस प्रश्न की आ चुका है। मार्च 2010 में समुद्र तट पर गश्त लगाने वाले एक जलयान को तटरक्षक दल में सम्मिलित किया गया। इसका नाम बताइए क्या है? ईगल है, विश्वस्त है, जटायु है या अस्वस्थ है? तो क्या है? तो विश्वस्त है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। कब? तो मार्च 2010 में समुद्र तट पे गश्त लगाने वाले जलयान के तटरक्षक के दल में सम्मिलित किसको किया गया है? तो विश्वस्त को किया गया है। आज चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 18। ये आपके सामने जो सूची 2 दी गई है उसको जो है सूचियों को कूट के द्वारा सुमेलित करना है। इधर एक मिसाइल है और दूसरी उसकी विशेषता है। ठीक है। तो आप सभी लोग इसका कमेंट होते हैं। निर्भय है, धनुष है, अस्त्र है, प्रहार है, शौर्य है, पिनाका है और निशांत है। तो बताइए, तो पहले का क्या है? जो निर्भय है वह सब सोनिक मिसाइल मतलब भूमि, समुद्र और वायु पर कई प्लेटफॉर्मों से लॉन्च किए जाने में सक्षम है। ठीक है, निर्भय। ठीक है। तो ये इसका दूसरा हो गया। यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ। और धनुष क्या है? तो धनुष जो है पृथ्वी मिसाइल का नौसेना संस्करण है। ठीक है। क्या है? संस्करण है। किसका? पृथ्वी मिसाइल का नौसेना संस्करण है। और अस्त्र जो है हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, इसका लगभग जो 80 किलोमीटर का रेंज है। ठीक है, अस्त्र का। ठीक है। तो ये आपका सी हो गया। और प्रहार क्या है? तो प्रहार जो है सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, इसका जो लगभग 150 किलोमीटर का रेंज है प्रहार का। ठीक है। ये आपका डी हो गया। ठीक है। तो अब इसका शौर्य बचा है। तो शौर्य का क्या है? तो शौर्य जो है आपका पनडुब्बी परमाणु सक्षम मिसाइल है। ठीक है। शौर्य क्या है? तो पनडुब्बी परमाणु सक्षम मिसाइल है। और पिनाका जो है, पिनाका बहुनली रॉकेट प्रणाली है। ठीक है। क्या है? बहुनली वो प्रणाली है। इसको रुकिए, यहाँ पे ई लिख देता हूँ और ये आपका एफ है। ठीक है। और निशांत जो है युद्ध क्षेत्र में निरीक्षण हेतु दूरस्थ चालित यान है। ठीक है। ये आपका जी हो गया। ठीक है। तो ये माफ़ी चाहूँगा, ये बी लिखा है। ठीक है। BADCFGE। ठीक है। निर्भय क्या है? मैं आपको पुनः बताता हूँ। निर्भय जो है सबसोनिक मिसाइल भूमि, समुद्र और वायु पर, ठीक है, कई प्लेटफॉर्मों से लॉन्च किए जाने में सक्षम है। क्या? निर्भय। और धनुष जो है पृथ्वी मिसाइल का नौसेना संस्करण है। ठीक है। और अस्त्र जो है हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसका लगभग जो है 80 किलोमीटर का रेंज है। और प्रहार जो है सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, और इसका रेंज जो है 150 किलोमीटर लगभग रेंज है। ठीक है। और शौर्य जो है यह एक पनडुब्बी परमाणु सक्षम मिसाइल है। और पिनाका जो है बहुनली रॉकेट प्रणाली है। और निशांत जो है युद्ध क्षेत्र के निरीक्षण हेतु दूरस्थ चालित यान है। तो आप सभी लोग इसके साथ ले चुके होंगे। आइए चलते हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19। भारतीय रक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौर्य मिसाइल जो है, सौर्य मिसाइल 8 मैक से अधिक गति से उड़ती है। और दूसरा है जो सौर्य मिसाइल की परास जो है 16 किलोमीटर से अधिक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक दो दोनों, और केवल दो, ना तो एक ना तो दो। तो इसमें जो है आपका दोनों जो है गलत कथन है। ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। क्योंकि सौर्य मिसाइल का जो है 8 मैक नहीं है, 7.5 मैक है। कितना? 7.5 मैक है। ठीक है। और इसकी जो परास क्षमता है 500 सेकेंड में 700 किलोमीटर। ठीक है। कितना? 700 किलोमीटर। ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिएगा, कितना? 700 किलोमीटर का। और इसका जो है सौर मिसाइल की मैक से अधिक गति कितनी है? तो 7.5 है, ना कि 8। ठीक है। इसलिए दोनों गलत। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक अस्त्र प्रक्षेपास्त्र के संबंध में सही नहीं पूछा है? ठीक है। इसको इंडिकेट कर लीजिएगा, सही नहीं पूछा है। ठीक है। ऑप्शन ए है, यह आकाश से आकाश में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। कौन सी? अस्त्र के बारे में बोल रहा है। ठीक है। अस्त्र के बारे में पूछ रहा है कि नहीं है, उसकी मतलब उसकी खासियत नहीं है। यह स्वदेश में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मतलब DRDO द्वारा निर्मित की गई थी। और ऑप्शन डी जो है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण चांदीपुर से 20 मई
20 मई 2011 को किया गया था। ठीक है। और ऑप्शन डी है, यह 90 किलोमीटर की दूरी तक शत्रु के विमान को मार गिराने में सक्षम है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें सही नहीं, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। इसकी जो है मारक, जो शत्रु को मारक क्षमता है वो 80 किलोमीटर की। ठीक है, कितना, 80 किलोमीटर की। ठीक है, यहाँ पे 90 दिया है। और यह आकाश से मार करने वाली बैलिस्ट मिसाइल है। कौन, अस्त्र प्रक्षेपास्त्र। ठीक है, यह स्वदेश में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मतलब डीआरडीओ द्वारा निर्मित की गई है। और इसका जो सफलतापूर्वक परीक्षण चांदीपुर में 20 मई 2011 को किया गया था। ठीक है, और इसकी जो मानक क्षमता है शत्रु को गिराने की तो 80 किलोमीटर की है। आप सभी लोग इसको नोट कर चुके हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट प्रश्न की बात चुका है। प्रश्न 21, सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे के कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके सामने दो सूचियाँ दी हैं, क्यूरियोसिटी रोवर है, मैसेंजर है, रुस्तम 1, आकाश 2। तो बताइए इसका क्या है। तो क्यूरियोसिटी रोवर क्या है, तो ये यूएस का मंगल ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान है। ठीक है, यहाँ पे ये इसका तीसरा हो गया, ये ए हो गया। और मैसेंजर क्या है, तो मैसेंजर नासा का बुध ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान है। ठीक है, मैसेंजर ये आपका बी हो गया। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और रुस्तम 1 क्या है, तो रुस्तम 1 जो है डीआरडीओ का मानव रहित वायु यान है। ठीक है, ये आपका सी हो गया। और बचा है टेबलेट, आकाश 2 क्या है, ये एक टैबलेट है। ठीक है, आपका ये डी हो गया। मैं आपको पुनः बता देता हूँ, इसको नोट किया। क्यूरियोसिटी रोवर क्या है, यूएसए का जो है मंगल ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान है। ठीक है, उसके बारे में खोजबीन करने वाला। और मैसेंजर क्या है, नासा का जो है बुध ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान है। ठीक है, मैसेंजर जो है नासा का बुध ग्रह के बारे में जो है रिसर्चर है। ठीक है, और रुस्तम 1 क्या है, तो डीआरडीओ का जो है मानव रहित वायु यान है। और आकाश 2 जो है एक टैबलेट है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22 स्क्रीन पे आ चुका है। वैज्ञानिक निम्नलिखित में से किस या किन परिघटना या परिघटनाओं को ब्रह्मांड के निरंतर विस्तरण के साक्ष्य के रूप में उद्धृत करते हैं। तो बताइए, अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलाना, और अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन, और अंतरिक्ष में शुद्ध ग्रहों की गति, अंतरिक्ष में सुपरनोवा विस्फोटों का होना। अब बताइए इसमें से निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुन करना है। 1, 2 सही है, केवल 2 सही है, या 1, 2, 3 सही है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या सही है, तो आपका जो है 1 व 2, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। ठीक है, 1 व 2 सही है। अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता लगाना। ठीक है, किसका, वैज्ञानिक जो है इन घटनाओं के बारे में निरंतर विस्तारण के सक्षम में रूप में उद्दित करते हैं। और अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन करते हैं। ठीक है, पहला और दूसरा सही है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न पे आ चुका है प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं पूछा है। ठीक है, यहाँ पे अरे सुमेलित है पूछा है। ठीक है, कौन कौन सा सुमेलित है, कौन सा नहीं सुमेलित है। ठीक है, एक तरफ अंतरिक्ष यान है और एक प्रयोजन है। कैसिनी हाई गेम्स शुक्र की परिक्रमा करना और डाटा मतलब दत्त का पृथ्वी तक संचरण करना। और दूसरा है मैसेंजर बुध का मानचित्रण और अन्वेषण। और तीसरा है वाइजर 1 और 2 बहाय और परिवार का अन्वेषण। ठीक है, तो बताइए इसमें से कौन सा कूट थे, केवल 1, केवल 1, 3, केवल 2, 3, केवल 1, 2, 3। तो कौन सा सही है, तो इसमें केवल 2 व 3 सही है। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। जो कैसिनी हाइगेम्स है ये शुक्र की परिक्रमा नहीं करता है, ये शनि की जो है परिक्रमा करता है और वहाँ से जो है पृथ्वी का जो संचरण करता है। ठीक है, और उसके टाइटन जो इसका एक उपग्रह है शनि का टाइटन, तो उसका। ठीक है, तो बृहस्पति का कौन सा है, तो ज्ञानी मीट है। तो ऐसे चलते नेक्स्ट प्रश्न की, तो यहाँ पे शुक्र गलत है, तो यहाँ पे ये शनि का हो गया। ठीक है, किसका, मैं आपको पुनः बताता हूँ, शनि का। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये आपका पहला गलत है, बस 2 और 3 सही, तो इसलिए ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न की पास चुका है प्रश्न नंबर 24, फरवरी 2021 को इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान C51 के जरिए किस देश में अमेजोनिया और 18 अन्य उपग्रहों का सफल परीक्षण किया। बताइए, रूस, ब्राज़ील, जापान, यूएसए। तो कहाँ पे, तो ब्राज़ील में। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। आइए चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है, पार्कर सोलर प्रोब मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, इसमें सही पूछा है। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 12 अगस्त 2018 पार्कर सोलर प्रोब को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। और दूसरा है, सूर्य के सर्वाधिक निकट जाकर उसका अध्ययन करने वाले इन मिशन का नाम शिकागो विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध तारा भौतिकविद डॉक्टर यूजेन एन पार्कर के नाम पे किया है।
और तीसरा है यह अंतरिक्ष यान डॉक्टर पार्क का चित्र तथा 1958 में उनके शोध पत्र की डिजिटल प्रति सहित 11 लाख लोगों के नाम भी हैं। तो बताइए केवल एक सही है, केवल एक दो सही है, एक दो तीनों सही है और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या सही है? तो ये जो है तीनों सही है। ठीक है, ये जो है पार्क सोलर प्रोब, इसका जो है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसका 12 अगस्त 2018 को पार्क सोलर के अंतरिक्ष यान जो अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था। ठीक है, और सूर्य के सर्वाधिक निकट जाकर उसका अध्ययन करने में इस मिशन का नाम जो है शिकागो विश्वविद्यालय जो प्रसिद्ध मतलब तारा भौतिकविद जो डॉक्टर यूजेन एन पार्कर के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर? यूजेन एन पार्कर के नाम पे। और इस अंतरिक्ष यान पर डॉक्टर पार्कर का जो चित्र था कब? 1958 में। उनके शोध पत्र की जो डिजिटल प्रति है 11 लाख लोगों के नाम भी इसमें दर्ज हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका ये तीनों सही है। ठीक है, आपके लिए प्रमुख प्रश्न है तो आप इसको इसके साथ ले लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26 पे आ चुका है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के थेमिस मिशन का प्रयोजन उच्च आकाशीय नभों के रंगीन प्रदर्शन का अध्ययन करना था। तो इसका जो है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो नासा है उसमें इसके थेमिस मिशन का जो प्रयोजन क्या है? उच्च आकाशीय नभों की रंगीन प्रदर्शन का अध्ययन करना है। ठीक है, किसका? थेमिस मिशन का। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और नासा द्वारा छोड़ा गया स्पेस क्राफ्ट न्यू होजिन्स, ठीक है, न्यू होजिन्स जो है प्लूटो का अध्ययन करने के लिए भेजा गया है। ठीक है, किसका? इसको भेजा गया है न्यू होजिन्स को। ठीक है, किसके लिए? प्लूटो का अध्ययन करने के लिए। बाह्य अंतरिक्ष में चलने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो एलेक्सी लियोनो है। ठीक है, कौन है? एलेक्सी लियोनो है। ठीक है, अगर आपसे पूछे बाह्य अंतरिक्ष में चलने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था तो एलेक्सी लियोनो थे। ठीक है, लियोनो। और चौथा है नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी पासाडेना में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है तो पासाडेना में। ठीक है, पासाडेना। ठीक है, तो आप सभी इसको नोट कर लीजिएगा। ये आपके लिए 4 महत्वपूर्ण प्रश्न है एक तरह से। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आ चुका है। प्रश्न नंबर 27। इसमें भी निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गैलीलियो परियोजना जो है, गैलीलियो परियोजना यूरोपीय संघ द्वारा विकसित की जा रही एक बहु उपग्रह संचालन परियोजना। आपसे अगर पूछे यूरोपीय संघ द्वारा विकसित की जा रही एक बहु उपग्रह संचालन परियोजना कौन सी है तो वो गैलीलियो परियोजना है। ठीक, कौन सी? तो गैलीलियो परियोजना है। और नासा के अनुसार मंगल ग्रह, ठीक है, नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन के अब तक पाए गए लक्षणों में जल, जिप्सम और मीथेन सम्मिलित है। क्या क्या सम्मिलित? अगर आपसे पूछे तो जिप्सम, जल है, जिप्सम है और मीथेन सम्मिलित है। किसके? नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन के अब तक पाए गए लक्षणों में क्या क्या उपस्थित है तो जल है, जिप्सम है और मीथेन है, तीनों चीज। ठीक है, आप इसको नोट कीजिएगा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा गुरुत्वाकर्षणीय तरंगों की खोज के लिए क्या किस चीज का प्रयोग किया गया है तो लीसा पाथफाइंडर मिशन का। ठीक है, किस मिशन का? तो लीसा पाथफाइंडर मिशन प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा। ठीक है, किसके लिए? गुरुत्वाकर्षणीय तरंगों की खोज के लिए। ठीक है, भारत द्वारा प्रक्षेपित पहला स्वदेशी उपग्रह क्या है? जर्मनी देश का था। ठीक है, किस देश का था? अगर आपसे पूछे भारत द्वारा प्रक्षेपित पहला विदेशी उपग्रह किसका था तो जर्मनी देश का। तो अगर आपसे पूछे तो पहला भारत द्वारा जो निर्मित पहला प्रक्षेपित जो उपग्रह था उसका नाम क्या था तो उसका था आर्यभट्ट। ठीक है, आप सभी नोट कर लीजिए क्या है तो आर्यभट्ट है। ठीक है, आर्यभट्ट। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28। इसरो का पहला अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उष्मायन केंद्र कहाँ खोला गया है बताइए? दिल्ली में, बेंगलोर में, गुवाहाटी में, अगरतला में। तो कहाँ खोला गया है तो अगरतला में। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 29। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। GSLV MK3 भूतुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा GTO में 10 टन तक के उपग्रहों को ले जा सकता है। और दूसरा है लॉन्चर के क्रायोजेनिक चरण द्वारा अधिकतम बल प्रदान किया जाता है। और तीसरा है GSAT-29 एक संचार उपग्रह है जिसे विशेष रूप से जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए बनाया गया है। आपके सामने नीचे कोड दिए गए हैं, बताइए केवल एक सही है, दो सही है, एक दो तीन सही है या केवल 2 व 3 सही है। तो इसमें जो है केवल 2 व 3 सही। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। पहला गलत है। यह जो है लॉन्चर के क्रायोजेनिक चरण द्वारा अधिकतम बल प्रदान कराया जा सकता है इसके द्वारा। और GSAT जो है
जीसैट 29 क्या है? एक प्रकार का जो संचार उपग्रह है जिसे जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 30 स्क्रीन पर आ चुका है। इसरो द्वारा सूर्य के अध्ययन हेतु 2022, ठीक है, कब 2022 तक किस उपग्रह को प्रक्षेपित करने की योजना बनाई जा रही थी? सोलर प्रोब L1, आदित्य L1, ऑस्कर L1, रवि L1। तो क्या? तो आदित्य L1। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। किसको? इसरो द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए 2022 में उस उपग्रह को प्रक्षेपित करने की योजना बनाई गई है, तो आदित्य L1 को। ठीक है, आज चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्रोमोसोम्स की संरचना में भाग लेते हैं, बताइए क्या लेते हैं? DNA व प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व RNA लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा लेते हैं। तो क्या लेते हैं इसमें? तो DNA व प्रोटीन लेते हैं। ऑप्शन ई इज राइट ऑप्शन। किसमें? क्रोमोसोम्स की संरचना में कौन भाग लेता है? तो DNA व प्रोटीन। तो ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों का विनिमय जो है विनिमय होता है? बताइए। सूत्री विभाजन क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन। तो किसका होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। किसमें कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों का विनिमय जो होता है किसमें होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन में होता है। ठीक, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 33। वायरस के आनुवंशिक पदार्थ हो सकता है, क्या हो सकता है? DNA होता है, RNA होता है, DNA तथा DNA, और ऑप्शन डी है DNA तथा RNA। तो बताइए क्या होता है? तो DNA अथवा RNA, मतलब दोनों होता है। ठीक है, DNA तथा RNA दोनों। किसके लिए? वायरस में आनुवंशिक पदार्थ हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? DNA और RNA दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34। लाइगेज नामक उत्प्रेरक का उपयोग होता है, बताइए किसमें होता है? DNA सूत्र को छोटे टुकड़ों में स्प्लिटिंग के लिए, DNA के टुकड़ों को जोड़ने के लिए, विप्राकृतीकरण के लिए, उपरोक्त किसी के लिए नहीं। तो बताइए किसके लिए होता है? तो DNA के टुकड़ों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो लाइगेज नामक उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किस गेज का? तो लाइगेज नामक उत्प्रेरक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? DNA के टुकड़ों को जोड़ने के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। प्रश्न आ चुका है। प्रश्न नंबर 35। जैव तकनीक द्वारा निर्मित इंसुलिन सबसे पहले बाजार में पहुंची 1972 में पहुंची थी, या 1977 में, 1982 में, या 1987 में? बताइए कब पहुंची थी? तो ये 1982 में, 1982 में। क्या? जैव तकनीक द्वारा निर्मित इंसुलिन। ठीक है, बाजार में कब पहुंची थी? 1982 में। नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है। अनुवांशिक सूचना का DNA से RNA का प्रवाह कहलाता है, क्या कहलाता है? अनुलेखन कहलाता है, अनुवाद कहलाता है, अनुवांशिक कोड, या AB दोनों कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है? तो अनुलेखन कहलाता है। ठीक है, अनुलेखन। अनुवांशिक सूचना द्वारा DNA से RNA के प्रवाह क्या कहलाता है? तो अनुलेखन कहलाता है। क्या? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। RNA के रूप में अनुलेखित RNA के रूप में अनुलेखित अनुवांशिक सूचना को प्रोटीन की भाषा में बदलने की प्रक्रिया कहलाती, क्या कहलाती है? सेंट्रल डोग्मा, अनुलेखन, अनुवाद, अनुवांशिक कोड। तो क्या कहलाता है? तो अनुवाद कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 38। प्रत्येक एमिनो अम्ल के लिए 3 क्षारकों का एक विशिष्ट अनुक्रम होता है जिसे क्या कहते हैं? जीनिया कहते हैं, मेटाजीनिया, कोडान, या जीनोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो कोडान कहा जाता है। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्षारक अनुक्रम UU किस अमीनो अम्ल का प्रतिनिधित्व करता है? बताइए। फिनाइलएलिनिन का, मिथियोनिन का, ग्लाइसिन का, ल्यूसीन का। तो किसका करता है? तो फिनाइलएलिलाइन का करता है। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पे आ चुका है। प्रश्न नंबर 40। दूत RNA मतलब mRNA में अनुलेखन अनुवांशिक सूचना का प्रोटीन के रूप में अनुवाद होता है, क्या? माइटोकॉन्ड्रिया पर होता है, लाइसोसोम पर होता है, राइबोसोम पर होता है, या सेंट्रियोल में होता है? किसमें होता है? तो राइबोसोम में होता है। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। किसका? mRNA के अनुलेखन अनुवांशिक सूचना का प्रोटीन के रूप में अनुवाद कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? बताइए। पूजा तोमर, जुत्सी नायर, कविता सिंह, सैनी गुहू। तो कौन बनी है? तो पूजा तोमर बनी है। कौन सा? अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में जीतने वाली UFC में पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो पूजा तोमर बनी है। अच्छा, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? बताइए। प्रियंका सैनी, अनामिका B राजीव, और देविका टीना, सैली M राजपूत। तो कौन बना है? तो अनामिका B राजीव बनी है। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। क्या? भारतीय नौसेना में पहली हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। ठीक, कौन? अनामिका B राजीव। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 43। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर वर्ष 2025
को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है बताइए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी व अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, सूचना प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, एआई प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और खगोल जो है प्रौद्योगिकी विकास अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो क्या, तो ऑप्शन ए से राइट ऑप्शन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ठीक है, किसको, 2025 को। अच्छा, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर, हाल ही में किसकी प्रतिष्ठित आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स का अनावरण किया गया बताए। एलन मस्क का, मतलब टेस्ला कंपनी के मालिक, मुकेश अंबानी रिलायंस के, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के और जैक मा अली बाबा। तो किसका, तो बिल गेट्स। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक। ठीक है, किसका, सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स। ठीक है, अच्छा तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर, नेक्स्ट प्रश्न पे आ चुका है। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी कंटेनर बंदरगाह प्रदर्शन सूचकांक CPPI में किस भारतीय बंदरगाह को शीर्ष 20 रैंकिंग में शामिल किया गया बताइए। कांडला 15वां, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई का 14वां, विशाखापट्टनम 18वां और मझगांव डॉकयार्ड 16वां। तो किसको, तो विशाखापट्टनम 18वें नंबर है। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है प्रश्न 46। इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं बताइए। रोहित शर्मा, जोस बटलर, डेविड वार्नर और क्विंटन डिकॉक। तो कौन बने हैं, हमारे फेवरेट रोहित शर्मा बने हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर, नेक्स्ट प्रश्न पे आ चुका है। हाल ही में भारत और फ्रांस ने पृथ्वी के तापमान की निगरानी हेतु किस नाम से संयुक्त सैटेलाइट मिशन पर काम करने की घोषणा की बताइए। तृष्णा, अपाचे, खोज या दृष्टितय। तो क्या है, तो तीसरा है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। किसके, भारत और फ्रांस ने मिल करके जो है पृथ्वी के तापमान की निगरानी करने हेतु एक सैटेलाइट मिशन पे काम किया। क्या उसका नाम है, तो तीसरा है ऑप्शन। चाहिए क्षेत्र नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 5 जून 2024 को किस थीम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस 2024 मनाया गया बताइए। भूमि पुनर्स्थापना, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन। ऑप्शन बी, हरित कण औद्योगिक संतुलन और उत्सर्जनीकरण कार्बनीकरण संतुलन, या ऑप्शन डी, ओजोनीकरण और संतुलन। तो क्या है, तो भूमि पुनर्स्थापना, पुनरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न 49। हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं बताइए। सुनीता विलियम्स अमेरिकी एस्ट्रोनॉट, टॉम फेरेची इटालियन एस्ट्रोनॉट है, ओलेग कोनोनेको रूसी एस्ट्रोनॉट हैं, और व्लादिमीर स्वास्तेस्की ये कहाँ के बताइए। तो क्या राइट आंसर है, तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, ओलेग कोनोनेको रूसी एस्ट्रोनॉट के हैं जो जिन्होंने अंतरिक्ष में हाल ही में 1000 दिन पूरा किया है। ठीक है, अच्छा तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 50। 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बिहार में स्थित किस पक्षी अभ्यारण्यों को रामसर सूची में जोड़ा गया बताइए। नाकी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य और वाल्मीकि अभ्यारण्य, कांवा झील पक्षी अभ्यारण्य और तोप चांची अभ्यारण्य। तो कौन सा है, तो नाकी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को उसमें रामसर की जो है रामसर सूची में जोड़ा गया। ऑप्शन ए से राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आज हमारे महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती। आशा करता हूँ आप सभी को हमारा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो इसलिए आप सभी लोग हमारे जो भाई बहन हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सभी लोग सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जाते जाते एक लाइक दे दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि जो है हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे पुनः मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।